गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का रुचिरा भाग 3 से चतुर्दशः पाठ आर्यभट्ट पढ़ेंगे। आज हम आर्यभट्ट के जीवन के बारे में जानेंगे तथा उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या खोज की इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और जानेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालिक रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितज्ञ गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। यहाँ पे हम फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। पूर्व दिशायाम उदिते सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, यह देखा जाता है। संसार में, लोके मिस होता है संसार में। परम न अनेन अबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, ऐसा इति मिस ऐसा। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चलाया स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशीला है और अपने अक्ष धुरी पर घूमती है। यह सिद्धांत अब पूरी तरह क्या हो गया है, स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्राथमेन एन प्रवृत्तः सः आसीन महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया वे थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। उन्होंने उदाहरण दिया, इस परंपरा वाली प्रथा को उन्होंने नकार दिया और उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में, है ना, यहाँ पे गतिशीलायाम नौकायाम उपशिष्ट मानवः नौकाम स्थिरा मनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान और गच्छति। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है। एवं में गतिशील्याम पृथ्वीव्याम अवस्थित मानव पृथ्वी स्थिरा मनुभवति सूर्यादिग्रहान च गतिशीलानान वेति। और दूसरे कार्य को क्या करता है, वो गतिशील समझता है। इस प्रकार गतिशील पृथ्वी में स्थित मानव भी क्या करता है, पृथ्वी को स्थिर समझता है और सूर्य आदि ग्रहों को क्या करता है, वो गतिशील जानता है। जबकि क्या है, सूर्य क्या है, स्थिर है और उसके चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करता है। इस चीज़ को आर्यभट्ट ने बताया। यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। 476तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तत्यधिकचतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टेः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं। ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। 476 ईस्वी सन में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ। यह उनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में लिखित है। उन्होंने एक आर्यभट्टियम ग्रंथ जो लिखा है, तो उसमें क्या है, ग्रंथ में लिखित है। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः, है ना। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष में रचा।
ऐतिहासिक स्त्रोभि ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणितज्योतिषा सम्बन्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आंकलन महत्वम् आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है, जहाँ संख्याओं का आंकलन गणना महत्व रखता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम् आंकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहु केतु नामको दानो नास्ति कारणम्। गणित पद्धति से किए गए आंकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु व केतु राक्षस कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एवं कारणानि। इसमें सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। इसमें क्या बोले कि इसमें सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के व चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। उन्होंने क्या बोला कि उनके जो चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग से होने के कारण क्या होता है, ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः औरध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। और वो बोल रहे हैं आगे कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने के चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। और वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे हम। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यमनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। समाज में नए विचारों को अपनाने में प्रायः सामान्य लोग कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षतः, उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडित मम्न्यानाम उपहास पात्रम जातः, वे स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों में उपहास के पात्र बने। पुनरअपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। फिर भी उनकी दृष्टि काल को लांघने वाली थी। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया है। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एक शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में
ये भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के शिखर और श्रेष्ठ पुरुष थे। कौन? आर्यभट्ट। अतः इस प्रकार से आर्यभट्ट ने अपने जीवन काल में अनेक की सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, इन्होंने खोज की। और इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि धरती सूर्य स्थिर है, क्योंकि पृथ्वी उसके चारों ओर क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाती है। अतः इस प्रकार से, लेकिन उनके जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उनका उपहास किए, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने उनको आदर और सम्मान भी दिए। अतः इस प्रकार से यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।